रिप्रोडक्शन अपने ने म्यूकर की कर ली थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देता हूँ। छोटा सा पार्ट है ये, बहुत इजी है। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में रखनी है। एक तो याद रखना है आपको स्पोर्स, एक याद रखना है स्पोरेंजियम, एक याद रखना है स्पोरेंजियो। ठीक है, तो इस जो आपको मैंने तीन वर्ड्स बोले हैं, इससे ही आप सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्यूकर में सीख जाओगे। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स which are produced inside sporangia and are called as sporangiosperms। बोलने में मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन अगर समझोगे तो बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो कॉमन मेथड है वो स्पोर्स के थ्रू है। और जो ये स्पोर्स हैं ये कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। और इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कह देते हो? स्पोरेंजियोफोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स आर अनब्रांच्ड और इट मे बी ब्रांच्ड। अभी इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, इसमें अनब्रांचिंग भी हो सकती है, मतलब ब्रांच प्रेजेंट भी हो सकती है, ब्रांच एब्सेंट भी हो सकती है। नाउ द टिप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर swells which form single terminal sporangium। अब ये मैं डायग्रामेटिकली अभी शो कर रहा हूँ अगले पेज में। जो टिप है ना स्पोरेंजियोस्पोर्स का, वो फूलने लग जाएगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी। स्वेलिंग क्यों होगी वो नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं अपने। और जब स्वेलिंग होगी तो एक सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजियम जनरेट होने लग जाएगा। या जो स्वेलिंग वाली स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम टर्मिनल स्पोरेंजियम नाम कहेंगे। समझ में आ गया ये आपको? नेक्स्ट, अब ये स्वेलिंग क्या हो रही है? द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या क्या आ जाते हैं? न्यूक्लियाई आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म आ जाता है, और रिजर्व फूड मटेरियल। कंटेंट हम जनरली क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स को। मतलब जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी में अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हैं हमारे। यह स्ट्रक्चर्स आप देखो, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, ब्लड है, ठीक है, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, कितनी तो ये कंपोनेंट्स हो गए बॉडी के। तो इस तरीके से जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा, न्यूक्लियाई आ जाएंगे और रिजर्व फूड मटेरियल। इट फ्लोज इनटू द स्पोरेंजियोफोर्स टू स्पोरेंजियम एंड एनलार्जेस। अब इनका मूवमेंट होगा, और मूवमेंट जैसे जैसे डेवलपिंग स्पोरेंजियम में जाएगा तो वो एनलार्ज होने लग जाएगा। द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट डिफरेंशिएट इनटू आउटर डेंस एंड इनर वैक्यूलेटेड पार्ट। ये डायग्रामेटिकली अपने शो कर देता हूँ मैं अभी। जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना, इसमें डिफरेंशिएशन होने लग जाएगा। मतलब जो आउटर पार्ट है वो थोड़ा डेंस बनेगा, और जो इनर पार्ट है वो वैक्यूलेटेड टाइप का हो जाएगा, खाली। वैक्यूल का मतलब क्या होता है? खाली। नाउ साइमल्टेनियसली ए डोम शेप्ड सेप्टम इज फॉर्म। साथ ही साथ क्या होगा? सेप्टम जनरेट होगा, और वो भी डोम शेप्ड। ये डोम शेप्ड हम कई लेक्चर्स में सुनते आ रहे हैं। आज और क्लियर कर दूंगा ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपने। ये देखिए आप, मैंने डायग्राम बनाया है, अभी शो हो जाएगा। एक ये डायग्राम, ये देखो। अब आप थोड़ा सा फोकसिंग की रहती है दिक्कत, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि सब चीज़ दिख जाए आपको। इसको ऐसे कर लें आप। तो अब आप देखें, डोम शेप्ड सेप्टम जो है ना ये डेवलप होगा, एंड इट लेटर्स डेवलप कॉलुमेला। ये देखो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये स्पोरेंजियोफोर हो गया। ठीक है, बी वाले डायग्राम में मैंने थोड़ी स्वेलिंग दिखा दी टिप पे, सी वाले में थोड़ी और दिखा दी, जिसको कह दिया डेवलपिंग टर्मिनल स्पोरेंजियम। ये दिख गया होगा आपको, डेवलपिंग टर्मिनल स्पोरेंजियम दिख गया, ये है ना। डी वाले डायग्राम में आप क्या देखेंगे? ये स्पोरेंजियम बन चुका है, पूरा स्वेलिंग हो चुकी है, या एनलार्जमेंट हो चुका है। ये डोम शेप्ड ये स्ट्रक्चर हो गई। डोम शेप स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? ये स्ट्रक्चर होगी डोम शेप। ये देखो आप, ये बीच में ये डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, या इसको आप कह सकते हैं डोम शेप। ये डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। तो ये सेप्टम बनने लग गया, ये कॉलुमेला।
अब मैंने कहा है जो आउटर पार्ट है ना वो डेंस दिखेगा आपको, तो ये डेंस क्यों दिख रहा है उसका मैंने रीज़न बता दिया था। इनर पार्ट वैक्यूलेटेड होगा, कॉलूमेला इसको कहेंगे। कॉलूमेला स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे जब ये फटेगा, ठीक है, जब ये फटेगा तो इससे क्या निकलेगा, स्पोर्स निकलेंगे, और ये स्पोरेंजियोफोर दिखा दिए। नेक्स्ट कॉलूमेला फट चुका है, ये पूरी लेयर अब आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ ऊपर से खाली खाली छोड़ दी और स्पोर्स दिखा दिए। समझ में आ गया, ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ए बी सी डी, और ये हो गया ई वाला डायग्राम, ठीक है, ये मैं लेबलिंग करना भूल गया था, तो ई वाला डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है। बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे कि डायग्राम हम देख रहे हैं और साथ ही साथ उसको लिख रहे हैं। या लिखने का, मैं कहता हूँ कि आप लिखने का तब करें, पहले एक बार डायग्राम जरूर देख लें, पढ़ते हुए डायग्राम जो बना रखे हैं वो देख लें, फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरी इजी। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा मैं इस तरीके से कर रहा हूँ जिससे कि अब नीचे के पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये देखो आप, द टर्मिनल स्पोरेंजियम एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सर्ट प्रेशर इनसाइड। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा पानी का, ये जो टर्मिनल स्पोरेंजियम है इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। इस चीज़ को मैंने यहाँ शो कर दिया है, ये मैंने यहीं बना दिया है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ है। एंड एक्सर्ट प्रेशर इनसाइड, अंदर क्या है, अंदर क्या है, प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दी वॉल रप्चर्स एंड स्पोर्स आर एक्सपोज्ड इन ड्राई एयर। अब क्या होगा, जो ये वॉल है ना, देखो प्रेशर डलेगा तो रप्चरिंग होगी, टूटेंगे, और स्पोर्स बाहर आ गए, ये दिखा दिया। एंड द स्पोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर्म्स न्यू हाइफी या न्यू माइसीलियम। अब ये स्पोर आगे जर्मिनेट हो गए, क्या बनाएंगे, नया माइसीलियम जनरेट करेंगे, हाइफल स्ट्रक्चर्स जनरेट करेंगे, और फिर वो प्रोसेस आगे चलती रहेगी। नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट है म्यूकर में, ये फंगस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो सबकी इजी इजी रहती है, ये देखें आपको दिख गया होगा, लेकिन और जो एक्टिविटी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकर, हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, थैलिज्म या थैलस, व्हाट इज ए थैलस, thallus is a structure which is not differentiated into root, stem and leaves, जो कि differentiate नहीं हो रही root, stem, leaves में। अब म्यूकर में हेट्रोथैलिज्म कैसे शो होता है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन से रिलेटेड। हेट्रोथैलिज्म इज डिफाइंड एज थैलस ऑफ सिंगल स्पीशीज which is morphologically identical and physiologically unisexual। ये तीन लाइन है ना, इसको दिमाग में रखने का तरीका क्या है कि ऐसी स्ट्रक्चर थैलस की, एक सिंगल स्पीशीज की, कोई भी स्पीशीज म्यूकर की ले लो, उसका जो थैलस है, थैलस बॉडी है, वो मॉर्फोलॉजिकली तो आइडेंटिकल रहे, मतलब आप जब मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं स्पीशीज को तो आइडेंटिकल है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन दिखे, ठीक है। इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगा दो तीन पॉइंट्स में और। साइंटिस्ट ए ई ब्लैक्सली डिस्कवर्ड हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकर, जो साइंटिस्ट ब्लैक्सली हुए ना, इन्होंने हेट्रोथैलिज्म म्यूकर में देखा। Heterothallism represent that there is no distinction of male and female sex organ। ऐसा थैलस जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में कोई डिस्टिंक्शन ना शो कर पाए, उसको हम हेट्रोथैलिज्म के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए तो मैंने बोला फिजियोलॉजिकली यूनिसेक्सुअल, बिकॉज there is no distinction of male and female sex organ। Heterothallism also represents some mycelium which are physiologically male and which are physiologically female।
हेट्रोथैलिज्म जो है, इसमें जो माइसीलियम की फॉर्म देखेंगे आप, तो कुछ तो आपको फिजियोलॉजिकली मेल दिख जाएंगे, कुछ फिजियोलॉजिकली फीमेल दिख जाएंगे। लास्ट पॉइंट, heterothelic species of mucor fail to produce zygospore. So this type of structure या heterothelism जो प्रॉपर्टी है म्यूकर की, उसके थ्रू जाइगोस्पोर आगे प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जो कि हम पहले देख के आए। ठीक है, सो ये अपने ने म्यूकर का सारा पार्ट कर लिया, जिसमें आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें आप रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें आप टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, और हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकर। ये क्वेश्चन आ जाता है, छोटा ही आता है, 2 नंबर का या 3-4 नंबर का, तो इसको आप दिमाग में रख लें। डायग्राम्स पे जितने भी अब तक अपने टॉपिक कर रहे हैं, बार बार आपसे कह रहा हूँ, डायग्राम्स पे ज़रूर कंसंट्रेट रहें। जो मैं आप मेरी जो YouTube वीडियोस हैं, उनको आप जब सुने तो आराम से सुने उसको, ठीक है। और जब सुनते सुनते आपको लगेगा कि यार ये तो हम स्ट्रक्चर भी पास में देख रहे हैं, जो डायग्राम्स हैं ये जो लिख रहे हैं वो ही हम डायग्राम्स में देख रहे हैं। अब हमारा तरीका क्या है कि हम कैसे याद करें, कि पढ़ लें एक बार, डायग्राम साथ ही साथ देख लें और डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छी रखें, और जो चीज़ लिख रहे हैं उसके साथ साथ डायग्राम्स बनाते हैं ना, तो बढ़िया लगेगा। तो इस तरीके से आप इजीली सारा पार्ट कर लेंगे, चाहे वो एल्गी करें चाहे फंगस करें। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।